नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित अवस्थी अपने चैनल स्टडी विथ मोहित सर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि समाज शास्त्र की एक प्रश्न श्रृंखला जो विभिन्न परीक्षाओं में विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं वो हम चैप्टर वाइज करवाते रहेंगे और उन प्रश्नों को करवाएंगे जिनसे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और साथ में पूछे जाने की पूरी संभावना हो जो बार बार रिपीट किए जा रहे हों। और दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था कि हम टारगेट कर रहे हैं 18 और 19 अप्रैल असिस्टेंट प्रोफेसर को और साथ में टीजी पीजीटी, जीडीसी और जीआईसी लेक्चरर को। जो लोग एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी लाभदायक है। तो इस प्रश्नों की श्रृंखला को हम शुरुआत करते हैं और आपको जाति, है ना, जाति के बारे में जो भी प्रश्न हैं, आज जाति के बारे में जो भी पूछे गए वो हम करवाएंगे। अब इसमें देख रहे हैं पहला प्रश्न है कि जाति शब्द कौन सी भाषा से आया है। जाति शब्द कौन सी भाषा से आया है? विकल्प में है ग्रीक, लैटिन, है ना, स्पेनिश और पुर्तगाली। ठीक, ग्रीक, लैटिन, स्पेनिश और पुर्तगाली। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो जाति शब्द है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तो क्या बताएंगे? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। जाति शब्द कौन सी भाषा का है? तो क्या बताएंगे? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अब एक बात और आपको पता है कि जैसे जाति शब्द की अंग्रेजी क्या होती है? कास्ट होता है ना। जाति शब्द की अंग्रेजी क्या होती है? कास्ट होती है। और ये कास्ट की उत्पत्ति वास्तव में पुर्तगाल से हुई है। कहाँ से हुई है? पुर्तगाल से हुई है। और जिसका अर्थ क्या होता है? जैसे मत, विभेद, है ना, जिसका अर्थ क्या होता है वास्तव में? मत या विभेद। बाद में आपने सुना होगा कि फ्रांस में, है ना, अब्बे डुबाय का नाम सुना होगा। बाद में फ्रांस में अब्बे डुबाय का नाम सुना होगा। इन्होंने प्रजाति के संदर्भ में भी ऐसा कुछ उपयोग किया है ना। बाद में फ्रांस के अब्बे डुबाय ने भी प्रजाति के संदर्भ में इसका उपयोग किया है। तो कुल मिलाकर के आंसर आप लोग समझ गए हैं कि जाति शब्द कौन सी भाषा से आया है? पुर्तगाली भाषा से आया है। कौन सी भाषा से आया है? पुर्तगाली भाषा से। क्लियर है ना। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सी जाति है? निम्न में से कौन सी जाति है ना। अब देखिए, इसमें दिया हुआ है वैश्य, गोंड। विकल्प ए में क्या है? वैश्य। दूसरा क्या है? गोंड। फिर क्या है? यादव और विल। तो आंसर तो आपको क्लियरली पता है कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या बताएंगे? यादव। निम्न में से कौन सी जाति है? तो यादव। अब देखिए, वैश्य हमने क्यों नहीं लगाया? हमने वैश्य क्यों नहीं लगाया? वैश्य क्या है? वर्ण है। जैसे आपको पता है कि धर्मशास्त्रों में वर्ण 4 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। तो वैश्य क्या हो जाएगा? वर्ण है। गोंड की अगर हम बात करते हैं तो गोंड वास्तव में क्या है? ये जनजाति है ना। ये क्या है? जनजाति है ना। ये क्या है? जनजाति है। गोंड क्या है? तो जनजाति है। बिल्ल कोई ऐसा एक शब्द नहीं है। ठीक है ना। तो क्लियरली आप लोग समझ चुके हैं कि जाति शब्द कौन सी भाषा से आया है? पुर्तगाली भाषा से आया है। और इस तरह से अगर मान लीजिए जाति पहचानना हो तो वैश्य क्या हो जाएगा? वर्ण है। गोंड क्या है? जनजाति है। और गोंड के बारे में आपको ये भी पता है कि गोंड भारत का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह भी है। याद रखिएगा कि गोंड दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है भारत की। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, कई जाति को पूर्व जन्मी कहा जाता है।
क्योंकि केवल उनको ही इस धर्म क्रिया अनुभव करने का अधिकार था। कई जाति को पूर्व जन्मी कहा जाता है क्योंकि केवल उनको ही इस धर्म क्रिया अनुभव करने का अधिकार था, है ना। तो विकल्प में क्या है? संस्कार। पहला विकल्प ए क्या है? संस्कार। दूसरा क्या है? उपनयन। और तीसरा क्या है? अग्रहणम। और चौथा विकल्प डी क्या है? प्रथा। प्रश्न समझिएगा, कई जाति को पूर्व जन्मी कहा जाता है क्योंकि केवल उनको ही इस धर्म क्रिया अनुभव करने का अधिकार था। विकल्प पहला क्या है? संस्कार। दूसरा विकल्प है बी नंबर उपनयन। तीसरा है अग्रहणम। और चौथा क्या है? डी प्रथा। अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे आपने सुना होगा उपनयन संस्कार की अगर हम बात करें, इसका सही आंसर भी क्या हो जाएगा? उपनयन। इसका सही आंसर क्या है? उपनयन। उपनयन के बारे में आप जानते हैं कि जो प्रथम तीन वर्ण थे, जो हमारे धर्मशास्त्रों में चार वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें से जो प्रथम तीन वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, है ना, इनको द्विज कहा जाता था। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे, इनको द्विज कहा जाता था। द्विज का मतलब क्या होता है? 2 बार जन्म लेने वाला। द्विज का मतलब क्या है? 2 बार जन्म लेने वाला। ये विश्वास किया जाता था कि इनका जन्म एक बार माता पिता के शरीर के संयोग के फलस्वरूप होता है और दूसरा जन्म इनका गुरु, पिता और गायत्री मंत्र से तब होता है जब उपनयन संस्कार किया जाता है। ऐसी मान्यता थी, है ना। कुल मिलाकर के एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि जो उपनयन संस्कार था वो वास्तव में द्विज जातियों को ही अधिकार प्राप्त था। यही लोग ये उपनयन संस्कार की धर्मक्रिया करते थे। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। मैंने पहले ही बता दिया है, इनको क्या कहा जाता था? द्विज कहा जाता था। द्विज का मतलब ये है कि पहली बार ये माना गया कि इनका जन्म हुआ अपने माता पिता के योगदान से, और दूसरा जो इनका जन्म हो रहा है वो गायत्री मंत्र से, मतलब गुरु के द्वारा, है ना, गुरु के द्वारा जो गायत्री मंत्र दिया गया और उपनयन संस्कार किया गया, तो इनका ये क्या हो गया? नेक्स्ट जन्म हो गया। इसीलिए इनको पूर्व जन्मी भी कहा जाता है, ठीक ना। अगला देख लीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। देखिए भैया, एक एक प्रश्न को मैं क्लियरली व्याख्या के साथ में प्रस्तुत करूंगा। अगर आप 10 प्रश्न करें तो फिर 10 प्रश्नों में पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, ये तरीका अपनाएंगे। और अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो ये सीरीज़ आगे लगातार बढ़ती जाएगी। और ये तो श्योर रहिए कि इससे आपको प्रश्न भी मिलेंगे हूबहू एग्जाम में, और आपकी सफलता में इस सीरीज़ का बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि वो प्रश्न मैं इसमें रख रहा हूँ छांट करके जिनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगला देख लीजिएगा, ऋग्वेद के किस भाग में केवल 4 जातियों का, जिन्हें वर्ण कहते हैं, उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद के किस भाग में केवल 4 जातियों का, जिन्हें वर्ण कहते हैं, का उल्लेख किया गया है ना। तो ऋग्वेद के बारे में आपको पता है कि जैसे आपने सुना होगा पुरुष सूक्त। क्या सुना है? पुरुष सूक्त। और इस पुरुष सूक्त में वास्तव में 4 जातियों का उल्लेख किया गया है ना। जैसे ऋग्वेद के बारे में आप जानते हैं, पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल का एक प्रमुख सूक्त है। ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो उसमें 10 मंडल हैं, और कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और 10वें मंडल का एक प्रमुख सूक्त क्या है? पुरुष सूक्त है, जिसमें विराट पुरुषों की चर्चा तथा उनके अंगों का वर्णन है। इसे वैदिक ईश्वर का स्वरूप मानते हैं। इसमें चारों वर्णों की बात कही गई है, याद रखिएगा, पुरुष सूक्त में, है ना।
चारों वर्णों की बात की गई है, तो ऋग्वेद के किस भाग में केवल 4 जातियों का, जिन्हें वर्ण कहते हैं, उल्लेख किया गया है? क्या बता देंगे? पुरुष सूक्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। ऐसी जादुई क्रियाएं जिनका उद्देश्य किसी को पहुंचाना होता है ना, ऐसी जादुई क्रियाएं जिनका उद्देश्य किसी को, देखिए अब इसमें एक शब्द छूट गया है। ऐसी जादुई क्रियाएं जिनका उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना होता है। क्या पहुंचाना? हानि पहुंचाना। तो यहाँ एक शब्द याद रखिएगा, किसी को हानि पहुंचाना होता है, उस जादू का नाम क्या है? ऐसी जादुई क्रियाएं जिनका उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना होता है, उस जादू का नाम क्या है? सबको पता है कि उस जादू का नाम क्या होता है? काला जादू होता है ना। ऐसी जादुई क्रियाएं जो किसी को हानि पहुंचाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? काला जादू कहते हैं। अगला प्रश्न है, मैसूर की ओक्का लिंगा, प्रश्न नंबर 6 देखिएगा। मैसूर की ओक्का लिंगा किसकी बात की जा रही है? मैसूर की ओक्का लिंगा जाति का अध्ययन किसके लिए प्रसिद्ध है? मैसूर की, पहली बात तो यही पूछ लेंगे कि ये ओक्का लिंगा जाति जो है कहाँ की है? मैसूर की है। ओक्का लिंगा जाति मैसूर की है। अब प्रश्न जो आपसे पूछा गया, मैसूर की ओक्का लिंगा जाति का अध्ययन किसके लिए प्रसिद्ध है ना, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ये प्रभुत्व जाति के अध्ययन के लिए, किसके लिए है? प्रभुत्व जाति के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है ओक्का लिंगा जाति। और ये ओक्का लिंगा या इस अवधारणा का, या प्रभुत्व जाति की अवधारणा का प्रयोग वास्तव में समाजशास्त्र में एम.एन. श्रीनिवास ने किया था। जब भी पूछा जाए कि प्रभु जाति का या प्रभुत्व जाति का की अवधारणा का उपयोग किसने किया, तो क्या बताएंगे? एम.एन. श्रीनिवास ने, है ना। मैसूर की ओक्का लिंगा जाति का अध्ययन किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रभुत्व जाति के लिए। और इस प्रभुत्व जाति का उल्लेख किसने किया था, है ना? तो क्या बताएंगे? एम.एन. श्रीनिवास ने। इन्होंने बताया था कि जो ये प्रभुत्व जाति होती है, प्रभुत्व जाति में जैसे मान लीजिए जो जाति अपने क्षेत्र में या गांव में अन्य जातियों से उच्च है, थोड़ा एलीट भी है, संपन्नशाली है ना, संपन्न है आर्थिक रूप से भी, उसे ही एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभु जाति कहा था। और एम.एन. श्रीनिवास ने यह भी बताया था कि ये जो प्रभु जातियां होती हैं, ये अन्य जातियों पर अपना प्रभाव डालती हैं। जैसे उन्होंने बता दिया कि वास्तव में देखा जाए तो ब्राह्मण और क्षत्रिय किस में आ जाएंगे? प्रभु जाति में आ जाएंगे या प्रभुत्व जाति में आ जाएंगे। और इन लोगों का प्रभाव अन्य जातियों पर भी रहता है, ये अन्य जातियों को मोटिवेट करके अपने पक्ष में ले आते हैं। ऐसा किसने कहा था? एम.एन. श्रीनिवास ने, है ना। और ये बात उन्होंने बताया था मैसूर की ओक्कालिंगा जाति का अध्ययन करने पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए, इसमें है, निम्नलिखित में से कौन यह स्वीकार नहीं करता है कि सामाजिक स्त्रीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है? निम्नलिखित में से कौन यह स्वीकार नहीं करता है कि सामाजिक स्त्रीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है? सबसे पहली बात तो इसका आपको हम आंसर बता दे रहे हैं। इसका आंसर है ट्यूमिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूमिन, एम ट्यूमिन, है ना। ये मानते हैं कि जो सामाजिक स्त्रीकरण है ये प्रकार्यात्मक आवश्यकता नहीं है। एम ट्यूमिन का मानना क्या है कि सामाजिक स्त्रीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में
कौन सी वर्ग की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी वर्ग की विशेषता नहीं है? जैसे आप जानते हैं कि भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जाति आधारित व्यवस्था है, जबकि पश्चिमी सभ्यता में अगर देखेंगे तो वहाँ पर वर्ग आधारित या वर्ग चेतना या वर्गों का ध्रुवीकरण या वर्ग विदेश जैसी चीज़ें मिलती हैं। जबकि भारत में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जाति आधारित व्यवस्था देखी जाती है। ये क्लियर है। निम्नलिखित में कौन सी वर्ग की विशेषता नहीं है? विकल्प में ए में है वर्ग चेतना, बी में है वर्गों का ध्रुवीकरण, सी में है वर्ग विदेश और डी में है प्रदत्त सदस्यता, है ना। तो भाई जरा से ये देखिए कि अगर हम वर्ग की बात करें, जैसे मान लीजिए आप अपने भारत में ही थोड़ा सा वर्गों की व्यवस्था देखिए। एक वर्ग है जो हायर क्लास है, फिर मिडिल क्लास है, फिर क्या है लोअर क्लास है ना। कुछ ऐसा है कि नहीं? जो लोग मान लीजिए बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो उच्च वर्ग में आ जाएंगे। जो लोग एक साधारण नौकरी कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो किस में आ जाएंगे? मध्यम वर्ग में आ जाएंगे। और तीसरा अगर आप देखेंगे तो मजदूर या छोटे किसान, ये सब किस में आ जाएंगे? निम्न वर्ग में आ जाएंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई निम्न वर्ग का किसान मेहनत करके उस उच्च वर्ग में शामिल हो जाए। उच्च वर्ग में अगर शामिल हो गया तो वो अपने वर्ग में स्वयं से परिवर्तन कर लिया है, यानी एक उच्च वर्ग की स्थिति को उसने स्वयं से प्राप्त किया है, स्वयं से प्रदत्त किया है। तो वो चीज क्या आ जाएगी? प्रदत्त, है ना, प्रदत्त में आ जाएगा। यानी वर्ग जो है वो प्रदत्त सदस्यता है। कैसा है? प्रदत्त है। कैसा है? प्रदत्त। वर्ग क्या है? सॉरी, निम्न में से कौन सी वर्ग की विशेषता नहीं है? वर्ग की विशेषता नहीं है। तो प्रदत्त सदस्यता वास्तव में जातियों की होती है, वर्गों की नहीं होती है। क्योंकि मैंने अभी एग्जाम्पल में क्या बताया है कि वो स्वयं ही मेहनत करके अर्जित करके उस वर्ग में पहुंच गया, है ना। तो प्रदत्त सदस्यता जो होती है वो जातियों की होती है, वर्ग की नहीं होती है। जबकि वर्गों में अगर देखा जाए तो वर्ग चेतना होती है, वर्गों का ध्रुवीकरण भी होता है, वर्ग का विदेश भी होता है ना। अगला देख लीजिएगा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, वर्ग स्त्रीकरण में कौन सा वर्ग सामान्यता सुसंगठित नहीं है? वर्ग स्त्रीकरण में कौन सा वर्ग सामान्यता सुसंगठित नहीं है? वर्ग स्त्रीकरण में कौन सा वर्ग सामान्यता सुसंगठित नहीं है? इसमें विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है अभिजन, दूसरा विकल्प है उच्च वर्ग, यानी बी विकल्प क्या दिया हुआ है? उच्च वर्ग। और सी में क्या है? मध्यम वर्ग। और डी में क्या है? निम्न वर्ग, है ना। वर्ग स्त्रीकरण में कौन सा वर्ग सामान्यतः सुसंगठित नहीं है? अब देखिए, अगर हम बात करें मध्यम वर्ग की, मध्यम वर्ग की, तो आप हमेशा देख लीजिएगा, और कार्ल मार्क्स ने भी ऐसा कहा है कि जो मध्यम वर्ग है वो अवशिष्ट श्रेणी में आता है। ये कभी संगठित नहीं हो पाता है। ये संगठित नहीं हो पाता है, सिर्फ दिखावटीपन में पड़ा रहता है। जैसे 1857 की जब क्रांति हुई उस समय आपने देख लीजिएगा कि जो निम्न वर्ग था वो संगठित था, किसान मजदूर ये सब बढ़िया से लगे हुए थे, है ना। और लेकिन जो मध्यम वर्ग था वो बिखरा हुआ था। आज भी यही है कि मध्यम वर्ग बिखरा रहता है, संगठित नहीं रहता है। मध्यम वर्ग संगठित नहीं रहता है, उच्च वर्ग संगठित हो जाता है, निम्न वर्ग भी संगठित हो जाता है, लेकिन मध्यम वर्ग सुसंगठित नहीं होता है, बिखरा ही रहता है। हमेशा याद रखिएगा, इसमें संगठन असंभव होता है। किसमें? मध्यम वर्ग में। तो प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्यम वर्ग। अगला है अगला प्रश्न देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे।
सर्वहाराकरण। सर्वहाराकरण का अर्थ क्या है? सर्वहाराकरण का अर्थ है, विकल्प ए में दिया हुआ है मजदूरों में वर्ग चेतना, बी में दिया है मजदूर वर्ग की क्रांति, सी में दिया है वेतन श्रमिकों की बढ़ती संख्या, अगला दिया हुआ है डी में पूंजीपतियों में प्रतिस्पर्धा। अब देखिए, जब वेतन श्रमिकों की संख्या बढ़ती है उसी को क्या कहते हैं? सर्वहाराकरण कहते हैं, याद रखिएगा। सर्वहाराकरण का अर्थ क्या होता है कि वेतन श्रमिकों की संख्या बढ़ती है ना। कुल मिलाकर के मार्क्स ने सर्वहारा और बर्जुआ दो शब्दों का उपयोग किया था। कार्ल मार्क्स जो जर्मनी के रहने वाले थे, उन्होंने सर्वहारा और बर्जुआ दो शब्दों का प्रयोग किया था, है ना। उन्होंने बताया था कि सर्वहारा में वो लोग आते हैं जो मजदूरी करते हैं, मिल में काम करते हैं, छोटे किसान हैं, है ना, श्रमिक हैं। और बर्जुआ में उन्होंने उन व्यक्तियों को रखा था जो एलीट पर्सन हैं, प्रभुत्वशाली व्यक्ति हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हैं। और वो कहते हैं, कार्ल मार्क्स ही कहते हैं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, कि ये जो बर्जुआ वर्ग है ये सर्वहारा वर्ग पर अपना नियंत्रण रखता है, अपना नियंत्रण रखता है और साथ में उनसे काम करवाता है, उनसे श्रम अधिक करवाता है और पूंजी को स्वयं अपने पास रखता है। मतलब श्रम वास्तव में किसका होता है? सर्वहारा वर्ग के व्यक्ति का होता है, लेकिन उससे जो पूंजी होती है या उससे जो प्रॉफिट होता है वो सब वास्तव में कौन ले जाता है? बर्जुआ व्यक्ति ले जाता है। कार्ल मार्क्स ने ऐसा बताया था, है ना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैंने ये पीडीएफ बनवाना शुरू किया है आप लोगों के लिए। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, उनका एक कलेक्शन रहेगा, चैप्टर वाइज रहेगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाए। ये डेमो की तरह क्लास है, इसको आप लोग देखिए और बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, आपके लिए कितना यूज़फुल है। वैसे मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन आप लोग भी अपना कमेंट करके बताएंगे, फिर ये सीरीज आगे चलती रहेगी। आज के लिए धन्यवाद।